तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं आवर्तकाल, आवृत्ति, आयाम, प्रत्यावर्ती धारा। एक ज्यावक्रीय दोलन है। इस दोलन के अनुसार हमें जितनी भी टर्मिनोलॉजी, जितनी पदावली साइनोसोडियल कर्व में या ज्यावक्रीय ग्राफ में होती हैं या ज्यावक्रीय दोलन में होती हैं, उन सभी को पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारी टर्म क्या है? आयाम। आयाम क्या होता है? हमको पता है कि कोई भी सरल आवर्त गति करने वाला कण एक चक्र में 2 बार अपने आयाम पर पहुंचता है। एक बार धनात्मक आयाम पर और एक बार ऋणात्मक आयाम पर, यानी अपने अधिकतम मान पर पहुंचता है। क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल दोनों इसी तरह के दोलन कर रहे हैं, इसलिए इनका अपना भी आयाम होगा। तो ध्यान रखें, इस तरह से आयाम क्या होगा? एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा प्राप्त अधिकतम मान को हम उसका शिखर मान अथवा आयाम कहते हैं। ठीक है। दूसरी चीज क्या है? आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल जो है वो है कि एक पूर्ण दोलन, एक पूर्ण चक्र। पूर्ण चक्र को कैसे समझें? जैसे प्रत्यावर्ती धारा हो या वोल्टेज हो, शून्य, शून्य से अधिकतम, अधिकतम से फिर शून्य, फिर विपरीत दिशा में अधिकतम और फिर शून्य। इस तरह से इसका हो जाता है एक चक्र पूरा। और जब इसका एक चक्र पूरा हो जाता है तो इस पूरे चक्र में वह जितना समय लेती है उसे हम उसका आवर्तकाल कहते हैं। जैसे अभी आप समझने की स्थिति में आओ कि P से चल के कोई कण लौट के कहां आ गया? P पर, यानी उसका एक चक्र पूरा हो गया। ठीक है। तो इस तरह से आवर्तकाल को इस तरह से परिभाषित करेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा या विद्युत वाहक बल एक पूर्ण चक्र में जितना समय लेते हैं उसे हम उनका क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। इसे हम कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से इसका SI मात्रा क्या होगा? क्योंकि क्या है ये? समय है, और समय होने के नाते
इसका एसआई मात्रक क्या होगा बेटा? सेकंड होगा, राइट है। तो आवर्तकाल का एसआई मात्रक सेकंड। इस तरह से हमने दो जरूरी परिभाषाएं यहां लिख ली हैं। अब आप लोगों से मेरा कहना ये है कि हो सके तो साथ साथ लिख लें, ताकि आपको कहीं पर कोई जानकारी मिस ना हो। अब हम लोगों को क्या करना है? अभी हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, और वो चुनौती क्या है? वो है आवृत्ति। आवृत्ति शब्द हिंदी के समझ में थोड़ा सा हमको कठिन महसूस होता है, अतः हम इसको बिल्कुल सरल सीधे शब्दों में व्यक्त करना सीखेंगे। सरल सीधे शब्दों में कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास एक सिस्टम है। अब हम आवृत्ति को परिभाषित करने वाले हैं। आवृत्ति को अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हम लोगों ने 11th में भी पढ़ा। 11th में पढ़ा, हम लोगों को मालूम है कि आवृत्ति क्या है, ठीक है। तो वास्तव में आवृत्ति की व्यापक जो परिभाषा है वो ये है कि एकांक समय में पूर्ण दोलनों कंपनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। किसको कहते हैं आवृत्ति? हम पूर्ण दोलनों की संख्या या कंपनों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। जैसे अभी मैं बता दूं आपको कि हमारे घरों में प्रत्यावर्ती धारा की सप्लाई है। काय की सप्लाई है? प्रत्यावर्ती धारा की, और उसकी आवृत्ति है 50 हर्ट्ज, यानी 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज आवृत्ति, यानी इसका मतलब क्या है? 1 सेकेंड में प्रत्यावर्ती धारा अपने 50 दोलन पूरे करती है, अर्थात वह 2 बार अधिकतम और 2 बार शून्य होती। अंडरस्टैंड? एक चक्र में 2 बार, यानी वो 50 चक्र हैं, तो 50 चक्र में 100 बार अधिकतम और 100 बार शून्य हो जाती है ना? तो ये आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग आवृत्ति को लिखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा अथवा विद्युत वाहक बल द्वारा एक सेकेंड में पूर्ण दोलनों की संख्या को
उनकी आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू ऑब्लिक एफ ऑब्लिक एन, यानी न्यू से या एफ से या एन से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। राइट, इस तरह से ये आवृत्ति होगी। अब आवृत्ति को और अच्छे से कैसे डिफाइन करें? कोई मैथमेटिकल, कोई गणितीय रिश्ता हम प्राप्त करें, तो कोई गणितीय रिश्ता, कोई मैथमेटिकल रिलेशन कैसे प्राप्त किया जाए? तो हम जानते हैं कि क्योंकि t सेकंड में चक्रों की संख्या एक होती है। क्यों? t क्या है? आवर्तकाल। t क्या है? आवर्तकाल। और आवर्तकाल की परिभाषा क्या है? कि एक चक्कर में लगने वाले समय क्या कहते हैं? हम आवर्तकाल कहते हैं। तो इस कारण से t सेकंड में चक्रों की संख्या एक, तो कितनी देर में चाहिए बाबू? एक सेकंड में। तो एक सेकंड में चक्रों की संख्या 1 × 1/t, इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा अपना 1/t। इस तरह से न्यू इज इक्वल टू 1/t। इसका मात्रक हो जाएगा प्रति सेकंड, प्रति अथवा हर्ट्ज। क्या मात्रक हो जाएगा इसका? प्रति सेकंड अथवा हर्ट्ज, जिसका प्रतीक है Hz। ओके गाइस, अब यहां पर एक और समस्या है। ये समस्या क्या है कि आवृत्ति और आवर्तकाल तथा कोणीय वेग में संबंध ज्ञात करना। आवर्तकाल, आवृत्ति व कोणीय वेग में संबंध, यानी न्यू, ओमेगा एवं t में संबंध। ओके, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, अंडरस्टैंड? और 2π × 1/t, और ओमेगा इज इक्वल टू 2π और 1/t इज न्यू। इस संबंध को बहुत अच्छे से याद रखना है कि
इनका कोणीय वेग क्या होता है, 2 पाई और उनकी आवृत्ति के गुणनफल के बराबर होता है। तो बच्चों जरा देख लो, इसको कर लो, जल्दी करो। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस तरह से संबंध निकला हमारा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू न्यू। ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, ये हमको अभी काम पड़ने वाला है। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, आयाम पढ़ लिया, आवृत्ति पढ़ ली, आवर्त काल पढ़ लिया। अब देखिए विद्युत धारा या प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, ये हमको देखना, ये बहुत एसेंशियल है, जरूरी, ठीक है। तब यहां पर क्या स्थिति आएगी, आप औसत मान निकालेंगे तो प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्र में कुल मान तथा आवर्तकाल के अनुपात को प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कहते हैं। तब आई एवरेज कितना हो जाना चाहिए, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखना, ये समीकरण दोनों याद रखना है। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या है, I इज इक्वल टू
आई नॉट साइन ओमेगा टी और प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का समीकरण है E इज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसका चाहिए हमको एवरेज निकालना है, क्योंकि धारा तो यही है। पर आप एक बात बताओ कि आई नॉट कैसा है? आई नॉट तो फिक्स है। आई नॉट कैसा फिक्स है। एक चक्कर में धारा मान लो अधिकतम 1 एम्पियर को प्राप्त करती है, तो आयाम तो कैसा हो गया? फिक्स हो गया। तो आई नॉट, लेकिन एक चीज जो है वो लगातार बदल रही है, वो क्या है? साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी कैसे हो रही है? लगातार बदल रहा है। बदलते हैं, क्यों बदलता है? टाइम बदलता है। टाइम बदलता है तो कुंडली ऐसे घूमती रहती है, और साइन ओमेगा टी का एक चक्र में औसत मान कितना होता है? साइन ओमेगा टी का एक चक्र में औसत मान। तो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा कि 0 से 180 तक साइन के पूरे धनात्मक मान आते हैं, और 180 से 220 तक शून्य को छोड़कर सभी मान ऋणात्मक आते हैं। तो मान दोहराए जाते हैं, तो मतलब जो धन में आया वो ऋण में भी आया, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 0, शून्य। +1 आया तो -1 भी आया है। 1/√2 प्लस का आया है तो 1/√2 माइनस का भी आया है। इस तरह से आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो एक चक्र के लिए साइन ओमेगा टी का औसत मान कितना होगा? 0। Are you getting this? तो एक पूर्ण चक्र के लिए साइन ओमेगा टी का औसत मान 0 होता है। तो आई एवरेज इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 0, तो आई एवरेज इज इक्वल टू, यानी प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान 0 होता है। किसके लिए? यहां नोट करना है, एक पूर्ण चक्र के लिए, राइट है। इसीलिए ई एवरेज भी कितना होगा? 0 होगा। किसके लिए? एक पूर्ण चक्र के लिए।
तो बच्चों ये परीक्षा में आ सकता है यह प्रश्न। तो बायोसाइडर्स के लिए ये सबसे सरल विधि है। इसकी एक विधि और है और वह विधि है कैलकुलस या समाकलन विधि से। तो इसके बाद हम लोग इसे समाकलन विधि से करेंगे, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। ये तो हमको साधारण विधि से भी पता चल जाता है। तो परिभाषा अनुसार I average is equal to समाकलन I dt 0 to t अपॉन t। थोड़ा सा भ्रम आ गया, भ्रम आया, भ्रम में आने की जरूरत है। डी के साथ कौन आया है? टी। तो निश्चित रूप से हमको सीमाएं इसकी लगाना पड़ेगा। और एक चक्र की बात कर रहे हैं तो एक आवर्त काल तक जाना पड़ेगा जो 0 से शुरू होगा और उसमें हम आवर्त काल का भाग भी दे देंगे। इज इट क्लियर? तो अब इधर ध्यान दें, 1/t समाकलन I इज इक्वल टू याद रखना है, बार बार याद रखना। मैं बोल रहा हूं कि इसको याद रखना जरूरी है। I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t। I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t 0 to t। अब यहां पे I0 कैसा है? कांस्टेंट है, इसलिए ये हो जाएगा sin ओमेगा t dt 0 to t। अंडरस्टैंड? और ये हो जाता है I0 अपॉन t। इसका आता है माइनस कॉस ओमेगा t अपॉन ओमेगा 0 to t। ध्यान रखना है, साधारण सरल चीज है, ठीक है। तब I0 अपॉन t ओमेगा। अब यहां पे माइनस कॉस ओमेगा t, राइट। तो t की जगह हम क्या रखने वाले? t, कैपिटल T, अपर लिमिट माइनस कॉस ओमेगा
और टी की जगह क्या रखने वाले हैं हम? 0। हेलो, तो इस तरह से ये आई एवरेज इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन टी ओमेगा। और अंदर का खेल देखो, माइनस कॉस ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू, हमने कल आपको बताया कि ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है? 2 पाई बाई टी। ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है? 2 पाई बाई टी। तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे? ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन टी इंटू टी इंटू कैपिटल टी और माइनस, और माइनस माइनस का ये हो जाएगा प्लस, और ये कॉस और ओमेगा इंटू 0 बराबर हो जाएगा कॉस 0। टी से टी कैंसल, आई एवरेज इज इक्वल टू आई नॉट बाई टी ओमेगा। यहां माइनस कॉस 2 पाई प्लस कॉस 0 1, या आई एवरेज इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन टी ओमेगा। ये हो जाएगा -1। माइनस यही वाला है, कॉस 2 पाई के +1 होता है, ये याद रखो। कॉस 360 +1 होता है, ये माइनस कौन सा है? ये वाला +1। तो आई एवरेज इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन टी ओमेगा इंटू 0। तो आई एवरेज इज इक्वल टू 0। ओके गाइस, इस तरह से हम कैलकुलस से भी प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, अब हम इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातों पर डिस्कस करने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।